हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द अल्फा बैंकर एंड माय नेम इज चिराग चोपड़ा। सो गाइस, हमारी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही क्लासिक लेवल के करंट अफेयर्स क्विज। अब ये क्विज का नाम मैं इसको क्यों देता हूं, बिकॉज इस वीडियो में हम ऐसे प्रोग्रेस करते हैं कि ऊपर होता है सबसे ऊपर एक क्वेश्चन स्टेटमेंट, मतलब मैं पूछता हूं आपसे एक क्वेश्चन, नीचे होते हैं 4 ऑप्शंस। मैं पहले क्वेश्चन रीड करूंगा, आपको टाइम दूंगा अपना आंसर मार्क करने का, आप अपना आंसर मार्क करेंगे। उसके बाद हम पॉज के उस तरफ देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है उसका। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे जुड़े सारे करंट अफेयर्स टॉपिक क्या क्या है, भाई क्या क्या चीजें करंट अफेयर्स से उससे लिंक्ड है। उसी के साथ हम उसके पीछे के जुड़े सारे के सारे स्टैटिक पार्ट पढ़ते हैं। उसके बाद मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक बैंक के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कि उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च करी है, तो क्वेश्चन होगा कि वो स्कीम क्या है। ऑप्शंस में कुछ स्कीम के नाम होंगे, तो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, वो सही स्कीम चूज करेंगे, उस स्कीम के पीछे की सारे करंट अफेयर्स पढ़ेंगे कि भाई वो कहां कहां पे लॉन्च हुई है, किस किस स्टेट में लॉन्च हुई है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है। और उसके स्टैटिक पार्ट में उसके बाद हम पढ़ेंगे कि भाई उस बैंक का हेडक्वार्टर कहां है, उसके सीईओ का नाम क्या है, उसके एमडी का नाम क्या है, उसकी टैगलाइन क्या है। तो ये सारी चीजें हम बहुत क्यूमुलेटिव और बहुत ही यूजफुल लेवल में आगे बढ़ते हैं, बहुत ही यूजफुल चीजों को लिंक करते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब जैसी मेरी अप्रोच रहती थी पढ़ते टाइम के चीजों को आगे लिंक करते हुए चलता, तो वही एग्जैक्टली वही सेम अप्रोच द अल्फा बैंकर पे अब हम फॉलो करते हैं कि वो चीजें जो मुझे हेल्प करी थी, जिन्होंने मुझे हेल्प करा था जीके याद रखने में कि 1 2 4 बार अगर मैं रीड करता तो मुझे वो बाय हार्ट चीजें याद हो जाती, वही सेम एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी मैं फॉलो कर रहा हूं कि जिससे आपको याद रहेंगी सारी चीजें। तो गाइस आइए चलते हैं आगे, देखते हैं आज का वीडियो एंड लेट्स फॉल इन लव विद करंट अफेयर्स। Question 1. The central government has launched 2 types of telemedicine services to give a digital push in health sector. What is the name of one of those services? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज ई संजीवनी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज शोन इट्स एफर्ट्स इन गिविंग अ डिजिटल पुश इन हेल्थ सेक्टर। भाई हेल्थ सेक्टर में एक डिजिटल पुश देने के लिए, हर चीज को डिजिटल लाने के लिए, जैसे बैंक अकाउंट्स डिजिटल आए, बैंकिंग सर्विसेज डिजिटल आई, एनबीएफसी सर्विसेज डिजिटल आई, मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटल आई थ्रू जेम। जेम इज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ऐसे ही सरकार अब हेल्थ सेक्टर को भी डिजिटल लाना चाहती है और इस मुहिम में वो सबसे पहले लेके आई है ई संजीवनी और ई संजीवनी ओपीडी, जिससे ई संजीवनी रहेगी डॉक्टर टू डॉक्टर, जिसमें डॉक्टर एक दूसरे से कंसल्ट कर सकेंगे। वहीं दूसरा रहेगा ई संजीवनी ओपीडी, जिसमें पेशेंट टू डॉक्टर कंसल्टेशन रहेगा, जिसमें आप और हम जैसे सारे लोग डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर सकेंगे थ्रू डिजिटल मीडिया। अब अगर ई संजीवनी की बात करें तो टोटल 23 स्टेट्स ने रेटिफाई कर दिया। उन 23 स्टेट्स में अराउंड 75% पॉपुलेशन रहती है पूरे इंडिया की। तो ये ऑल टुगेदर एक बहुत बड़ी स्कीम है जो सरकार ला रही है हेल्थ सेक्टर में एक डिजिटल पुश देने के लिए। वहीं अगर ई संजीवनी की बात करें तो ये आयुष्मान भारत के अंडर आती है और वेलनेस सेंटर्स के थ्रू इसको प्रमोट करा जाएगा। क्वेश्चन 2, विच इज द फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी इन इंडिया टू अडॉप्ट ई ऑफिस सर्विसेज? भाई कोरोना के टाइम में जहां सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, सारी चीजें वर्क फ्रॉम होम हो गई हैं, वहीं एक पहली इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो ई ऑफिस लेके आई है उसका नाम क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, जिसमें इस कंपनी ने अपने टोटल जो बिल्स होते हैं उनको ऑनलाइन बनाना चालू कर दिया है। भाई कंपनी हैज बीन ई फाइलिंग एंड डूइंग कॉरेस्पॉन्डेंस थ्रू एनआईसी ई ऑफिस सिस्टम फ्रॉम 27 जुलाई। भाई 27 जुलाई से ई ऑफिस पे काम कर रहे हैं ये लोग और पिछले 1.5 महीने से ये लोग इस सर्विस का यूज कर रहे हैं, इस सिस्टम का यूज कर रहे हैं और अब ये लोग भी टोटली ऑनलाइन जा चुके हैं। अब देखो जहां डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की बात हो रही है, जहां किसी पावर जनरेशन की बात हो रही है, वहां आपसे क्वेश्चन पेपर ये सारी चीजें देख के हो सकता है यूनियन मिनिस्ट्री के बारे में पूछ ले या यूनियन मिनिस्टर के बारे में पूछ ले। तो उसका आंसर है भाई यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पावर इज राजकुमार सिंह, आर के सिंह। ये चीज आपको याद रखनी है बिकॉज ये थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन अगर आईबीपीएस या एसबीआई पूछता है या आरआरबी पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। Which among the following countries were elected as members of United States Commission on Status of Women in September 2020? तो भाई ये है उसका लोगो, यूएन का लोगो, जिसका नाम है स्टेटस ऑफ विमेन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ बी एंड सी, मतलब इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो मतलब इंडिया और अफगानिस्तान को दोनों को इलेक्ट करा है एज मेंबर ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ विमेन। उसमें इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ही इलेक्ट हो गए हैं इस साल। तो यहां भी लिखा है कमीशन ऑन स्टेट ऑफ विमेन इज अ यूएन ऑर्गन प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ विमेन। तो भाई ये कमीशन है जो जेंडर इक्वालिटी और एम्पावरमेंट ऑफ विमेन को प्रमोट करती है। वहीं अगर स्पेसिफिकली इंडिया की बात करें इस कमीशन में, तो भाई इंडिया विल बी अ मेंबर ऑफ दिस कमीशन फ्रॉम 2021 टू 2025। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक नई कमीशन बनी है जिसका नाम है स्टेटस ऑफ विमेन इन सितंबर 2020, तो भाई उसमें इंडिया इलेक्ट हुआ है, तो उसमें कितने टाइम पीरियड के लिए इंडिया उस कमीशन का मेंबर रहेगा?
तो उसका आंसर रहेगा 2021 से 2025 तक इंडिया इस कमीशन का मेंबर रहेगा। वहीं जहां यूनाइटेड स्टेट्स की बात हो रही है, तो अगर इसके स्टैटिक पार्ट की बात करें, इसके सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में। Question 4. The second Global Preparedness Monitoring Board report titled World in Disorder was released recently. The GPMB is an arm of which organization? भाई ये है GPMB का लोगो, ये है उनका पैम्फलेट का कवर पेज, जिसमें ये एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इन डिसऑर्डर ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड। तो ये ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड किस ऑर्गेनाइजेशन की आर्म है, किस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज बोथ ए एंड सी। तो भाई एक अकेला बोर्ड है जो दो बहुत बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जॉइंट वेंचर है। किन किन ऑर्गेनाइजेशन का? भाई WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और WB मतलब वर्ल्ड बैंक, इन दोनों का एक क्यूमुलेटिव जॉइंट आर्म है GPMB। तो भाई इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, जो सितंबर 14 को रिलीज हुई है। इन्होंने इस रिपोर्ट में बोला है कि भाई कोरोना महामारी से दुनिया जितनी पीछे जा चुकी है, अब उसमें 500 साल लगेंगे पैसा खर्च करने में और प्रिपेयर करने में खुद को ऐसे किसी अगले पैंडेमिक के अगेंस्ट खुद को प्रिपेयर करने के लिए। वहीं यहाँ पे WHO की बात हो रही है, तो WHO के बारे में अगर कुछ जानकारी हमें मिले तो भाई WHO का हेडक्वार्टर्स है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में और उसके हेड का नाम है टेड्रोस एडनॉम जेन एलिसन और सौम्या स्वामीनाथन। सौम्या स्वामीनाथन एक इंडियन साइंटिस्ट हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। तो भाई आपको अपने वीडियो को यहाँ पॉज करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि सौम्या स्वामीनाथन को अभी एक इंडियन स्टेट ने एक बहुत बड़े अवार्ड से नवाजा था, तो उस अवार्ड का नाम क्या है और किस स्टेट ने उनको ये अवार्ड दिया है। Question 5. The central government has increased the scholarship amount under प्रगति and सक्षम scholarship schemes for students of which state or union territory? तो भाई यहाँ पे दो स्कीम की बात हो रही है, एक है प्रगति, एक है सक्षम। तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप स्कीम की अमाउंट को बढ़ा दिया है किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए? तो भाई इस चीज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रगति स्कीम क्या है और सक्षम स्कीम क्या है। तो भाई अगर हम प्रगति स्कीम की बात करें तो प्रगति स्कीम एक स्कॉलरशिप स्कीम है फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, भाई लड़कियों के लिए, जो छोटी लड़कियां हैं जो स्कूल में पढ़ती हैं, कॉलेज में पढ़ती हैं, उनकी पढ़ाई को प्रमोट करने के लिए, उनको स्कॉलरशिप देने के लिए है प्रगति स्कीम। वहीं सक्षम स्कीम है फॉर डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। तो भाई जो भी अपंग लोग हैं या जो भी डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको हेल्प करने के लिए, उनकी पढ़ाई ना रुक, इसमें आगे उनको प्रमोट करने के लिए है सक्षम स्कीम, जिसमें वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं डिफरेंटली एबल्ड लोगों को। किस चीज के लिए स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं? वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं फॉर डिप्लोमा एंड अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज, मतलब BTech, BCom, BSc, BE और ऐसे बहुत सारे डिप्लोमास जो भी डिफरेंटली एबल्ड पीपल करना चाहते हैं उनके लिए ये स्कीम है, उनके लिए स्कॉलरशिप है जिसका नाम है सक्षम। और इन दोनों स्कॉलरशिप्स को प्रमोट करने के लिए MHRD, जिसका नाम हो गया ME, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ने डायरेक्टली लिंक करा है AICTE को। तो आप अपने वीडियो को यहाँ जल्दी से पॉज करो और मुझे AICTE का फुल फॉर्म बताओ। और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। तो भाई इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि जम्मू एंड कश्मीर में प्रगति और सक्षम स्कीम में स्कॉलरशिप की अमाउंट को बढ़ा दिया जाएगा। जहां पहले 5,000 पर एनम मिलते थे, अब 50,000 पर साल मिलेंगे उनको 2020 और 21 के एकेडमिक ईयर के लिए। और ये रहा वो जिसके बारे में हमने अभी बात करी थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रख दिया है अब उन्होंने MHRD का, जिसने स्कीम्स को लॉन्च करा है। अब अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो भाई जम्मू कश्मीर के गवर्नर का नाम है मनोज सिन्हा। ये आपको याद रखना है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। घुमा घुमा के ऐसे क्वेश्चन IBPS, SBI और RRB सब लोग बहुत पसंद करते हैं पूछना। अब आपको मुझे बताना है कि ईयर ऑफ लॉन्च क्या था इन दोनों स्कीम्स का, मतलब प्रगति स्कीम और सक्षम स्कीम किस साल में लॉन्च हुई थी इंडिया में और कितने स्टेट्स इसको ऑलरेडी रेटिफाई कर चुके हैं, कितने स्टेट्स में ये वाली स्कीम्स ऑलरेडी चल रही हैं। Question 6. According to RBI's Financial Stability Report, July 2020, the gross NPA ratio of SCBs may increase to dash by March 2021. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज 12.50। तो ये अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में RBI ने बोला है कि ग्रॉस NPA रेशियो ऑफ ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स 8.5% है मार्च 2020 में। मतलब अभी जो ये फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ है इसके जस्ट पहले तक 8.5% ग्रॉस NPA था सारे बैंक्स का, क्यूमुलेटिवली सारे बैंक्स का मिला के। वहीं ये ग्रॉस NPA बढ़ के अब 12.5% हो जाएगा अगले साल, मतलब मार्च 2021 में। तो अब इसके लिए RBI क्या कर रहा है? तो भाई इसके लिए RBI ने एक नोटिफिकेशन जारी करा है जिसमें उन्होंने बोला है कि भाई सारे बैंक्स को मैंडेटरी है अपने बैड लोन्स का ऑटोमेशन करना और उनको रिकॉग्नाइज करना और प्रोविजनिंग करना उनके अगेंस्ट। भाई प्रोविजनिंग होती है कि मान के चलो आज मैंने किसी बैंक से 10 लाख का लोन लिया और अगर वो 10 लाख का लोन खराब हो जाता है तो उसके अगेंस्ट बैंक को अलग से 10 लाख रुपए अपने जमा करने पड़ते हैं अपने पास।
तो प्रोविजनिंग में बैंक को क्या नुकसान होता है कि एक तो भाई उसका 10 लाख रुपए गया जो उसको कभी वापस नहीं मिला, ऊपर से 10 लाख रुपए वो उसको अलग से फिक्स करना पड़ता है अपने पास आरबीआई की तरफ से अपने पास। मतलब उन्होंने 10 लाख का लोन दिया और उनके कितने पैसे चलेगा, उनके चलेगा 20 लाख, और ये 20 लाख में से 20 लाख उनके सारे चले गए बिकॉज इसमें से कुछ भी उनका वापस नहीं आने वाला अनटिल अनलेस ये एनपीए की सारी रिकवरी ना हो जाए। तो इतना सब जानकारी के बाद अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको मुझे बताना है कि हाउ मेनी डेप्यूटी गवर्नर्स आर अपॉइंटेड टू आरबीआई, और अभी कितने डेप्यूटी गवर्नर्स करंटली काम कर रहे हैं आरबीआई में और उनके नाम क्या है। जल्दी से वीडियो पॉज करो, जहां सर्च करना है वहां सर्च करो और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो इस क्वेश्चन का बढ़िया सा आंसर। क्वेश्चन 7, इंडिया जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय डैश इन फाइनेंशियल ईयर 21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ एडीबी। तो भाई ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे इंडिया की जीडीपी डिस्कस कर रहे होते हैं बहुत बड़े इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो भाई मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज 9%। तो भाई एडीबी दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक बोल रहा है कि इंडिया की जीडीपी 9% से गिरेगी, बढ़ेगी नहीं गिरेगी। तो मतलब इंडिया की जीडीपी कितने परसेंट से ग्रो करेगी, इंडिया की जीडीपी ग्रो करेगी -9% से, मतलब नेगेटिव हो जाएगी। मतलब अगर पिछले साल 100 थी तो इस साल कितनी हो जाएगी 91। और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहां बताया, ये उन्होंने बताया अपनी एक रिपोर्ट में जिसका नाम है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक। तो भाई क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एशियन डेवलपमेंट आउटलुक दैट इज एडीओ रिपोर्ट जस्ट रिलीज करी है, तो उस रिपोर्ट को रिलीज करने वाले इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है, तो उसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि इंडिया की जीडीपी अब बहुत तेजी से डिप्लीट करेगी। भाई कितने परसेंटेज से कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 9% से। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कोविड की वजह से एक स्लो डाउन आना इकोनॉमिक एक्टिविटी में। पर ऑन द अदर हैंड एडीबी ने यह भी बोला है कि इंडिया की जीडीपी अगले साल बहुत तेजी से ग्रो करेगी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाएगी, वो ग्रो करेगी 8% से अगले साल। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में इंडिया की मोबिलिटी और बिजनेस एक्टिविटीज बहुत तेजी से बढ़ेंगी और रिज्यूम करेंगी अपनी सारी एक्टिविटीज को वाइडली। अब जहां हमने इतनी सारी बातें कर ली हैं एडीबी के बारे में, तो भाई ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एडीबी, इनके प्रेसिडेंट का नाम है मत्सत्सुगु आसाकावा और इनका हेडक्वार्टर्स है फिलीपींस में। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी है बिकॉज करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस। क्वेश्चन 8, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एमओयू विद सिडबी टू डेवलप एमएसएमई इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है भाई, इससे पहले ये जानो सिडबी क्या होता है। भाई सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, क्या ये कोई बैंक है, ये कोई बैंक नहीं है, मतलब ये डायरेक्टली आपको फाइनेंस नहीं करता। तो ये क्या करता है, तो इनका काम है आरएफ, मतलब इनका काम है रीफाइनेंसिंग करना। तो मतलब ये बैंक्स को आगे प्रमोट करते हैं कि आप एमएसएमईज को प्रमोट करो, एमएसएमईज को आगे लोन दो, और उनको लोन देने पे ये आगे बैंक को पैसा देते हैं। जितना बैंक आगे लोन देता है ये आगे बैंक को पैसा देते हैं, और इस चीज को क्या बोलते हैं, इस चीज को बोला जाता है इकोनॉमिक टर्म्स में रीफाइनेंसिंग। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। तो इस सिडबी और राजस्थान ने एक एमओयू साइन करा है, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा है, जिसमें राजस्थान गवर्नमेंट अब एमएसएमई के इकोसिस्टम को डेवलप करेगी। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। इकोसिस्टम को डेवलप करेगी, प्रमोट करेगी छोटे छोटे दुकानदारों को, छोटे छोटे बिजनेसमैन को आगे बढ़ने में। अब जहां सिडबी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही तो भाई इसके चेयरमैन और एमडी का नाम क्या है, उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा, और इनका हेडक्वार्टर्स कहां है, वो है लखनऊ में। तो भाई ये चीज याद रखो बिकॉज मोस्ट ऑफ द हेडक्वार्टर्स कहां होते हैं, या वो तो होते हैं दिल्ली में, या होते हैं हैदराबाद में, या होते हैं मुंबई में। ये अकेला एक लौता हेडक्वार्टर है किसी सरकारी डिपार्टमेंट का जो कि लखनऊ में है। क्वेश्चन 9, राजेश खुल्लर हैज बीन अपॉइंटेड एज ईडी ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया से मुझे जल्दी से बता दो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब डब्ल्यूबी, मतलब वर्ल्ड बैंक। तो भाई अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट एसीसी, जिसका हेड कौन होते हैं, उसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर कौन है अपने, वो है नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने रिसेंटली राजेश खुल्लर को अपॉइंट करा है एज ईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक। वहीं समीर कुमार खरे को अपॉइंट करा है एज ईडी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो भाई इंडिया अपनी तरफ से ईडी भेजता है वर्ल्ड बैंक में और ईडी भेजता है एडीबी में, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इस बार ईडी बने हैं वर्ल्ड बैंक के राजेश खुल्लर। वहीं अगर एडीबी की बात करें तो वहां के ईडी बने हैं समीर कुमार खरे। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, और ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ आ गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब भाई वर्ल्ड बैंक की जहां बात हुई तो हम जल्दी से वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, वो है डेविड मालपास, और इसका हेडक्वार्टर्स कहां है, वो है वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस। तो जल्दी से मुझे बता दो कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के डिफेंस मिनिस्टर का नाम क्या है। क्वेश्चन 10, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पेटीएम्स फर्स्ट गेम्स।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सचिन तेंदुलकर। और ये है पेटीएम फर्स्ट गेम्स का लोगो, बिल्कुल ब्लैक में चमकता हुआ ई स्पोर्ट्स का लोगो। भाई पेटीएम गेम्स क्या है? ये जैसे ड्रीम 11 अगर आपने कभी खेला हो या आपने अभी कभी देखा हो, तो ड्रीम 11 मतलब फैंटेसी गेम्स जिसमें आपको टीम्स बनानी होती हैं, अगर वो टीम्स अच्छा परफॉर्म करती हैं तो आपको पैसा मिलता है। तो भाई पेटीएम फर्स्ट गेम्स है, सब्सिडरी है ये पेटीएम की, जिसमें इन्होंने एज ब्रांड एम्बेसडर किसको साइन करा है? इन्होंने साइन करा है सचिन तेंदुलकर, जो कि एक लेजेंडरी क्रिकेटर है। अगर पेटीएम की बात करें तो भाई पेटीएम ऑफिशियल अंपायर पार्टनर है आईपीएल का 2022 तक। तो आपको मुझे जल्दी से वीडियो को यहाँ पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है और इस बार आईपीएल का पूरा नाम क्या है। जैसे पिछली बार आईपीएल का नाम था वीवो आईपीएल, तो इस बार आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास है? क्वेश्चन 11, नेम द पर्सन हु हैज बीन ऑनर्ड विद यूरो मनीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो भाई यूरो मनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक बहुत बड़ा अवार्ड है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और इस बार एक इंडियन को मिला है। तो उस इंडियन का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आदित्य पुरी। तो भाई आदित्य पुरी कौन है? ये एचडीएफसी बैंक के एमडी है, जिनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 2020। इस अवार्ड का नाम क्या है? इस अवार्ड का नाम है यूरो मनीज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और ये एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिकॉग्निशन है कॉर्पोरेट लीडर्स के फ्रॉम इंडिया। तो एक ऑल टुगेदर बहुत बड़ी चीज है, बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो एचडीएफसी के एमडी को मिला है, जिनका नाम है आदित्य पुरी। अब अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, और एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन क्या है? वो है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो जल्दी से मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि यस बैंक की टैगलाइन क्या है। क्वेश्चन 12, which country has launched 9 satellites belonging to Jilin-1 Gaofen 031 group recently? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज चाइना। तो भाई चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च करी है 9 सैटेलाइट, और ये 9 की 9 सैटेलाइट बिलोंग करती थी Jilin-1 Gaofen 031 ग्रुप से, और ये लॉन्च इन्होंने कहां से करी है? ये लॉन्च करी है इन्होंने येलो सी से। तो भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने क्यों इंक्लूड करा है अपने करंट अफेयर्स में? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई चाइना और इंडिया का भाई स्टैंड ऑफ चल रहा है अभी अपने एलएसी मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। ये कहां पे है? ये है लेह लद्दाख के पास, जहां इंडिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और चाइना भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। वहीं ऐसे टाइम पे चाइना अपने दमखम दिखाने के लिए अपने मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रहा है और अपने मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स को बढ़ा रहा है, और उसमें इनका एक बहुत बड़ा पुश था ये 9 सैटेलाइट जो उन्होंने एक साथ लॉन्च करी हैं। तो मैं आपको जैसे हमेशा बोलता आ रहा हूं कि डिफेंस के सारे क्वेश्चन अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार आईबीपीएस, एसबीआई और आरबीआई और आरआरबी सारे के सारे एग्जामिनेशंस डिफेंस सेक्टर को बहुत इंपॉर्टेंस देने वाले हैं, बिकॉज डिफेंस सेक्टर ऑल टुगेदर इंडिया में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिफेंस से जुड़े सारे क्वेश्चन, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो चाइना का हो, चाहे वो बांग्लादेश का हो, चाहे नेपाल का हो या श्रीलंका का, मतलब इंडिया और उसके सारे के सारे नेबरिंग कंट्रीज के जितने भी गतिविधियां हैं डिफेंस सेक्टर में, सारे आपको बाय हार्ट याद करनी है। अब अगर चाइना की बात करें तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग, वहां के प्रेसिडेंट का नाम है जाई जिनपिंग और करेंसी है रेनबिनबी। तो भाई चाइना की पहले एक और करेंसी होती थी, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में उस एक और करेंसी का नाम बताओ जो चाइना पहले यूज करता था। क्वेश्चन 13, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी ऑब्जर्व्ड एनुअली? तो भाई ये मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल फोटो को इंक्लूड करा है। ये मुझे बहुत ही इनोवेटिव सी फोटोग्राफ लगी, जिसमें डेमोक्रेसी को डायरेक्ट वोटिंग से दिखाया जाता है और यहाँ पे जनता बैठी है जो अपना वोट दे रही है। तो भाई इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी किस दिन मनाया जाता है हर साल? वो हर साल मनाया जाता है सितंबर 15 को। इसको कौन मनाता है? इसको मनाता है यूनाइटेड स्टेट्स जनरल असेंबली। कब से मनाना चालू करा है? इन्होंने 2007 से मनाना चालू करा है। क्यों मनाते हैं इसको? मनाते हैं टू स्ट्रेंथन एंड कंसोलिडेट डेमोक्रेसी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्वेश्चन 14, हु इज द प्रेजेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज प्रकाश चंद्र कंडपल। अब भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस अब बहुत तेजी से बैंक का इंश्योरेंस कर रहा है, मतलब बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज का एक एमओयू साइन कर रहा है बहुत सारे बैंक्स के साथ, जहां इन्होंने रिसेंटली बिल्कुल लास्ट 2-3 दिन में यस बैंक के साथ भी एक बैंक का इंश्योरेंस साइन करा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी और आरबीआई पूछना पसंद करते हैं, जहां रीसेंट के करंट एक्टिविटीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एनबीएफसी की एक्टिविटीज को तर्ज पे रख के क्वेश्चन बनाए जाएं। तो वो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा? भाई उनको समझ आ गया कि एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी आजकल एक्टिव है, तो वो आपसे कैसा क्वेश्चन पूछेंगे? आपसे पूछ लेंगे भाई एमडी और सीईओ का नाम बताओ इस कंपनी के। तो इसका नाम क्या है? प्रकाश चंद्र कंडपाल। भाई हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? ये भी पूछ सकते हैं। वो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारी चीजें जल्दी से याद कर लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इन सारी चीजों का।
क्वेश्चन 15, हु ऑथर्ड द बुक टाइटल एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स टिबेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज क्लॉड ए आरपी। तो भाई एक बुक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल पे, जिसका नाम है एंड ऑफ एन एरा इंडिया एग्जिट्स टिबेट, जिसमें इंडिया और तिब्बत के रिलेशन दिखाए जाएंगे 1947 से 1962 तक, और इसमें इंडिया की कुछ गलतियां भी दिखाई जाएंगी जो जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे थी या उसके बाद की गवर्नमेंट्स ने करी है तिब्बत को लेके। क्वेश्चन 16, हु हैज वन द टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो भाई इस फोटो को देख के आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो कौन जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लुइस हैमिल्टन। तो भाई लुइस हैमिल्टन ताबड़तोड़ हर रेस जिसमें भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो जीतते जा रहे हैं। तो भाई लुइस हैमिल्टन अभी लेटेस्ट जीते हैं टस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020। तो भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, बिकॉज इस जीत के साथ हैमिल्टन की ये 90 पोल पोजीशन विन थी, और ही इज जस्ट वन विन शॉर्ट ऑफ इक्वलिंग माइकल शूमाकर्स ऑल टाइम रिकॉर्ड। कि मतलब अगर वो एक और पोल पोजीशन विन करते हैं तो 91 पोल पोजीशन होते ही वो द ग्रेट माइकल शूमाकर को पीछे छोड़ देंगे और सबसे सक्सेसफुल F1 रेसर बन जाएंगे पूरी दुनिया के। क्वेश्चन 17, विच मिनिस्ट्री हैज कंडक्टेड ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑन IRAD ऐप। तो भाई IRAD ऐप मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। इस ऐप को किस मिनिस्ट्री ने चालू करा है, तो उनका नाम है ऑप्शन डी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। तो भाई IRAD है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। ये एक डेटाबेस है जो सारे स्टेट्स क्यूमुलेट करेंगे, जिसमें पुलिस या सारे एम्बुलेंसेस को सपोर्ट मिलेगा ये जानने के लिए कि कौन से प्लेसेस ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन से और कहां पे कम एक्सीडेंट्स होते हैं। जहां ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वहां अपनी एक्टिविटी उनको तेज करने में हेल्प मिलेगी, जहां एक्सीडेंट्स कम होते हैं वहां पे आगे एक्सीडेंट्स ना हो ये प्रिवेंट करने में हेल्प मिलेगा। तो इस सारी चीज के लिए उन्होंने एक ऐप चालू करा है जिसका नाम है IRAD ऐप, और उसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म है ये इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस। अब अगर इसके बारे में बात करें तो भाई इंडिया अकाउंट्स फॉर अराउंड 5 लाख एक्सीडेंट हर साल होते हैं इंडिया में, और 1.5 लाख लोग मर जाते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स में, और 3 लाख से ज्यादा लोग क्रिपल हो जाते हैं, मतलब अपंग हो जाते हैं इन रोड एक्सीडेंट्स में हर साल। वहीं अगर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की बात करें तो भाई इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट का नाम है मनसुख एल मांडविया, और इनके यूनियन मिनिस्टर तो आप सबको पता ही होगा, उनका नाम है नितिन गडकरी। तो क्वेश्चन 18 है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है, वो है एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर, जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है आसियान इंडिया मिनिस्ट्रियल मीटिंग में। तो ये आसियान इंडिया ने एक एक्शन प्लान जारी करा है 2021 से लेके किस साल तक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब 2025। तो भाई आसियान और इंडिया ने एक एक्शन प्लान के ऊपर अपनी सहमति दिखाई है, जिसमें इंडिया और आसियान एक साथ मिलकर आगे चलेंगे और प्रमोट करेंगे एक दूसरे को 2021 से 2025 तक। ठीक है, ये इसके पीछे के सारे स्टैटिक पार्ट है, इसको आप पढ़ो, अपनी वीडियो को यहाँ पे पॉज करो और इसको नोट करो, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिसमें एस जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड से मिले, जिनका नाम है डॉन प्रमोद विनाई। और अगर इसके बारे में और बात करें, अगर एशियान के बारे में और बात करें तो भाई एशियान में टोटल 10 मेंबर हैं, ये उन 10 मेंबर्स के नाम है। जल्दी से इनको पानी में घोल के पी जाओ, बिकॉज ये नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक एक नाम अगर मैं आपको रात को उठ के भी पूछूं तो भी आपको याद होना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें एशियान के हेडक्वार्टर्स की, तो वो है जकार्ता में, इंडोनेशिया में, तो ये भी याद होना चाहिए आपको। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SCO। तो भाई SCO क्या है, तो SCO पहले क्या है, SCO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान अभी रिसेंटली इंडक्ट हुए थे। ये फोटो है उनके रिसेंट समिट की। तो भाई SCO का फुल फॉर्म क्या है, SCO का फुल फॉर्म है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई ये ऑर्गेनाइजेशन अब ऑल टुगेदर इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज ये बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है जिसका पार्ट चाइना, पाकिस्तान और इंडिया, ये तीनों ही कंट्रीज इसका पार्ट है। अब SCO अभी लाइट में क्यों है, बिकॉज इसके लिए सुब्रमण्यम जयशंकर जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो रशिया गए थे सितंबर 8 से 11 तक एक मीटिंग अटेंड करने के लिए। और अगर हम SCO की बात करें तो SCO का हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना में, और उनके सेक्रेटरी का नाम है व्लादिमीर नोरोव। तो ये सारी चीजें याद कर लो, बिकॉज मैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बढ़िया बढ़िया सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता जा रहा हूं, भर भर के देता जा रहा हूं। अब आपकी बारी है इनको याद रखने की, इनको एब्जॉर्ब करने की अपने अंदर। अब अगर मैं आगे और बात करूं तो भाई SCO के टोटल 8 मेंबर होते हैं। उन 8 का नाम क्या है, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसमें भाई ये कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने रिसेंटली कुछ करा है। तो अगर आपको उस एक एक्टिविटी के बारे में पता है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई कजाकिस्तान और किर्गिस्तान किस बड़ी एक्टिविटी में अभी पार्टिसिपेट करके आए हैं। क्वेश्चन 20, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर अथॉरिटी
signed MOU with India Gold Policy Center at IIM Ahmedabad to set up international bullion exchange in India. Who is chairman of IFSCA? भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको इसका ऑप्शन पढ़ के आपको समझ आएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज इंजेटी श्रीनिवास। तो इंजेटी श्रीनिवास इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इस अथॉरिटी के, जिसका नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिन्होंने MOU साइन करा था गिफ्ट सिटी में। ये कहाँ है? गिफ्ट सिटी है गांधीनगर में। तो भाई आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि गिफ्ट सिटी के CEO का नाम क्या है, और उसी के साथ आपको मुझे बताना है कि इंजेटी श्रीनिवास अभी रिसेंटली 2019 में एक कमेटी के चेयरमैन थे, तो उस कमेटी का भी नाम क्या है और वो कमेटी किसने बनवाई थी। क्वेश्चन 21, व्हाट विल बी कॉन्ट्रैक्शन इन इंडियाज GDP इन FY21 एज पर एस्टिमेशन ऑफ S&P। तो भाई मैं आपसे वीडियो की स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि भाई इंडिया के GDP वाले सारे क्वेश्चन अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ मुझे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 9%। तो भाई S&P मतलब स्टैंडर्ड्स एंड पुअर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि इंडिया की GDP इस बार 9% से गिरेगी, मतलब -9% से इंक्रीज करेगी। भाई इनका प्रीवियस एस्टिमेशन था 5%, इसको उन्होंने बढ़ा के 9% कर दिया है, और इसके लिए उन्होंने बोला है कि इंडिया ने बहुत गलत तरीके से कोरोना को एड्रेस करा है, कोरोना को लेकर इंडिया ने बहुत गलत डिसीजंस लिए हैं। इसके लिए उन्होंने एस्टिमेशन -5% से बढ़ा के -9% कर दिया है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया में अकेले एक एग्रीकल्चर ही ऐसा बचेगा जो एक्सपैंड करेगा, वो भी इस वजह से बिकॉज इस साल बहुत फेवरेबल मॉनसून सीजन आया है। क्वेश्चन 22, द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वाज हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, मतलब जम्मू एंड कश्मीर। भाई जम्मू एंड कश्मीर में एक अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन रहा है हीरा नगर कथुआ में। तो भाई अरुण जेटली जी अपने आप में एक बहुत बड़ी हस्ती थे, जब तक भी जिंदा रहे। तो भाई वो एज अ बहुत ही प्रोमिनेंट फाइनेंशियल मिनिस्टर रहे थे इंडिया के। तो भाई अब आपको मुझे बताना है कि उनके नाम पे एक स्टेडियम का नाम भी रखा गया था। तो भाई वो स्टेडियम का नाम क्या है और किस जगह पे वो स्टेडियम है जिसका नाम अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया है। मैं अगर आपको एक हिंट दूं तो भाई वो स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है, और वो हो सकता है कि इंडिया की कैपिटल में सिचुएटेड हो। क्वेश्चन 23, विच स्टेट गवर्नमेंट प्लान्स टू लॉन्च माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी कैंपेन टू कॉम्बैट कोविड-19। भाई माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी कैंपेन को किस स्टेट ने लॉन्च करा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज महाराष्ट्र। भाई इन अ बिड टू टैकल कोविड-19 महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने अनाउंस करा है एक नई कैंपेन जिसका नाम है माय फैमिली माय रिस्पांसिबिलिटी, जिसमें वो प्रमोट करेंगे और अडॉप्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगे एक नया लाइफस्टाइल जो कोरोना के अगेंस्ट लड़ने में हेल्प करेगा आपकी और आपकी फैमिली दोनों को। Question 24, Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare Narendra Singh Tomar has set target to cover dash lakh hectare under micro irrigation in 5 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 100 लाख हेक्टेयर। तो भाई नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बोला है कि भाई वो 100 लाख हेक्टेयर को माइक्रो इरिगेशन के अंडर लेके आएंगे अगले 5 साल में। तो भाई क्वेश्चन घुमा के आपसे क्या पूछ सकता है कि भाई हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर के नाम क्या है? तो उनका नाम है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि भाई इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम क्या है, कि भाई ये किस डिस्ट्रिक्ट से इलेक्शन लड़ते हैं। क्वेश्चन 25, नेम द इंडियन फिल्म विद बैग्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट 77 वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020। तो भाई ये है वेनिस फिल्म फेस्टिवल 2020 का लोगो और उनके पैम्फलेट का कवर पेज, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज द डिसाइपल। तो भाई इंडिया की एक फिल्म है, एक साउथ इंडियन फिल्म है जिसका नाम है द डिसाइपल। इसको बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड मिला है 77th वेनिस फिल्म फेस्टिवल पे। इसको डायरेक्ट किसने करा है? इनका डायरेक्टर का नाम है चैतन्य तमहाने, और इस मूवी में है ये सारे एक्टर्स। तो भाई बहुत ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं इसको डबल स्टार मार्क करूंगा बिकॉज एक इंडियन मूवी इतना बड़ा अवार्ड जीत के लाई है, वो भी दैट टू एक नॉट सो फेमस मूवी। द डिसाइपल इतनी फेमस मूवी नहीं है, पर फिर भी एक इतना बड़ा अवार्ड जीतने में सक्षम हुई है ये मूवी। तो ये क्वेश्चन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 26, हु हैज वन यूएस ओपन 2020 इन मेन सिंगल कैटेगरी। तो भाई अगर आप यूएस ओपन या अगर आप टेनिस को फॉलो करते होंगे और अगर मैंने आपको ये फोटो दिखा दी तो आप मेंस के आप विमेन का भी बता दो कि इस बार के विमेन कैटेगरी में विनर कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज डोमिनिक थिएम। भाई 140 एडिशन था इस बार यूएस ओपन का, जो जीते हैं डोमिनिक थिएम, ठीक है। और अगर विमेन कैटेगरी की बात करें तो वो जीती है नाओमी ओसाका। ये कहां से बिलोंग करती है? बिलोंग करती है जापान से। इन्होंने किसको हराया? इन्होंने हराया है विक्टोरिया को, वो बिलोंग करती है बेलारस से। तो ये क्वेश्चन याद कर लो। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप ये फोटो याद कर लो बिकॉज ये है नाओमी ओसाका और ये है डोमिनिक थिएम। ये फोटो याद कर लो, थोड़ा बहुत टेनिस देखते होगे तो ये फोटो देखते ही समझ गए होगे कि इस बार कौन जीता। क्वेश्चन 27, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज बिश्केक। भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ऑन द साइडलाइंस ऑफ एससीओ मीटिंग इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर
किर्गिस्तान के फाइनेंशियल मिनिस्टर से भी मिले थे और इन्होंने डिस्कस करा है अपने बायलैटरल और रीजनल इंटरेस्ट के इश्यूज, और दोनों नेशंस अग्री करे हैं आगे सपोर्ट अपना बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ। और अगर किर्गिस्तान की बात करें तो भाई कंट्री तो हो गई किर्गिस्तान, और करेंसी का नाम हो गया किर्गिस्तानी सोम, और इनके प्रेसिडेंट का नाम है सोरोनबे जेनबेकोव, और इसकी कैपिटल तो आपको पता ही है वो है बिश्केक। तो जल्दी से याद कर लो बिकॉज ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल आईबीपीएस और एसबीआई और आरआरबी में। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन द वर्ल्ड एज पर द रिपोर्ट ऑफ पायोनीर। तो भाई पायोनीर क्या है, ये ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है, इसने इंडिया को क्या रैंक दी है फ्रीलांस मार्केट में? तो भाई इसने इंडिया को सेकंड रैंक दी है। भाई इतनी बढ़िया रैंक दी है इंडिया को, और इसने बोला है कि इंडिया इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांस मार्केट इन द होल वर्ल्ड। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन की तरफ बढ़ो, वीडियो को पॉज करो, मुझे बता दो कि भाई इस रैंकिंग में नंबर 1 रैंकिंग पायोनीर ने किसको दी है। Question 29, which state emerged as the best performer in X category in the second edition of States on Support to Startup Ecosystem 2019? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले ये देख लो, एक विजिटिंग कार्ड की तरह, एक इन्विटेशन कार्ड की तरह बनाया इन्होंने रैंकिंग ऑफ स्टेट्स 2019 ऑन सपोर्ट टू स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो भाई इसको लॉन्च किसने करा? इसको लॉन्च करा है श्री पीयूष गोयल जी। तो ये कौन है? ये ऑनरेबल मिनिस्टर है रेलवेज के और कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गुजरात। तो भाई डीपीआईआईटी ने एक रैंकिंग लॉन्च करी है जिसका नाम है स्टेट्स ऑन सपोर्ट टू इकोसिस्टम, जिसमें गुजरात टॉप पे रहा है। भाई अगर गुजरात की बात करें और इस रैंकिंग की बात करें तो भाई 2018 में भी इस रैंकिंग को गुजरात ने ही टॉप करा था। अब अगर डीपीआईआईटी की बात करें तो भाई डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म भी तो जानेंगे ना। तो भाई डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इसका अभी रिक्रिशन्ड हुआ था, भाई इसका नाम चेंज हुआ था अभी। इसका पहले नाम क्या होता था भाई? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दो कि भाई इसका प्रीवियस नाम क्या था। क्वेश्चन 30, हु चेयर्स द एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओवरसी कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ ओएफबी? तो भाई अब ओएफबी का भी थोड़ा प्राइवेटाइजेशन हो सकता है, तो इस कमिटी को हेड कौन कर रहा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज राजनाथ सिंह। और राजनाथ सिंह कौन है? ये है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। तो भाई अब ओएफबी मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के भी कॉर्पोरेटाइजेशन होने की बात चल रही है, तो इसको हेड कौन कर रहा है? इसको हेड कर रहे हैं राजनाथ सिंह जी। और इस कमिटी का नाम क्या है? इसका नाम है EGOM मतलब एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें कौन कौन है? इसमें है अमित शाह जी, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, हमारे लॉ मिनिस्टर रविशंकर जी, हमारे लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार, हमारे स्टेट ऑफ मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस जितेंद्र सिंह जी, और इसी के साथ इसको चेयर करा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने। अब अगर ओएफबी के हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में। क्वेश्चन 31, नेम द पर्सन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो भाई ये फोटो देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये तो बाबू राव का स्टाइल है। तो बाबू राव का स्टाइल है मतलब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मतलब परेश रावल। तो भाई परेश रावल जी को अपॉइंट करा है एज चेयरमैन ऑफ एनएसडी। भाई 2017 में आखिरी बार इसके चेयरमैन कोई रहे थे, उनका नाम था रतन थियाम जी। इसके बाद 2017 से ये पोस्ट खाली थी और फाइनली 2020 में ये पोस्ट भरी गई है परेश रावल जी के द्वारा। क्वेश्चन 32, रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू हिट डैश मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो भाई ये है इंडिया के सबसे अमीर फैमिली की फोटोग्राफ। तो भाई ये तो हो गए मम्मी पापा, ये हो गए 3 बच्चे। तो ये 3 बच्चे अभी बहुत हुंकार मचा रहे हैं पूरे दुनिया में अपने एक प्लेटफॉर्म से जिसका नाम है जियो, जिसकी मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज इंडिया की पहली कंपनी बन गई है जिसने 2000 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट कर लिया है। तो भाई पहली कंपनी बन गई रिलायंस। इसके बाद दूसरी कंपनी कौन है? वो है टीसीएस। अब टीसीएस कितने पे? भाई 200 मिलियन के बाद डायरेक्टली बहुत बड़े गैप के बाद टीसीएस है 119 बिलियन पे। भाई अगर आप थोड़े करंट अफेयर से वाकिफ हो तो आपको पता है कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज पूरे दुनिया की 40th सबसे इंपॉर्टेंट सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई है। और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसके साथ ही मुकेश अंबानी की रिचेस्ट पर्सन में क्या रैंकिंग है। अब अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो ये तो खैर सबको ही पता है कि उसके सीईओ का नाम है मुकेश अंबानी और उसका हेडक्वार्टर्स क्या है? वो है मुंबई महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 33, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज हैज प्रोजेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश इन इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 21। तो भाई अब जब सारी कंपनी तो भाई जहां सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अपनी अपनी जीडीपी प्रोजेक्शन दे रहे हैं वहां मूडी ने भी दिया है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज -11.5%। तो भाई मूडी ने बहुत बड़ा नेगेटिव ग्रोथ बोली है इंडिया की जीडीपी की, सबसे ज्यादा फॉर दैट मैटर 11.5%। भाई मूडी ने बोला है कि इंडिया की जीडीपी 11.5% से गिरेगी इस साल। पर इसी के साथ उन्होंने ये भी बोला है कि इंडिया की जीडीपी अगले साल रीबाउंड करेगी 10.6% से विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ 8.7। वो पहले बोल रहे थे 8.7%,
अब वो बोल रहे हैं कि 10.6% से ग्रो करेगी इंडिया की जीडीपी। तो भाई अगर आप थोड़े से भी वाकिफ हो आजकल के करंट अफेयर्स, तो आपको पता होगा कि इंडिया की जीडीपी को बहुत बड़ी मार लगी थी इस साल के पहले फाइनेंशियल क्वार्टर से, जिसमें इंडिया की जीडीपी को माइनस में ग्रो करा था ऑलमोस्ट -24%, मतलब -23.9% से इंडिया की जीडीपी ग्रो करी थी पहले क्वार्टर में FY21 के। और मूडी ने प्रेडिक्ट करा है कि इंडिया की जीडीपी अगले क्वार्टर में भी बहुत सारा नेगेटिव ही परसेंटेज दिखाएगी। अब अगर मूडी की बात करें तो भाई इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स, और इसके सीईओ का नाम क्या है, वो है रेमंड मैकडैनियल। Question 34. The RBI laid down guidelines for bank to appoint CCO, that is Chief Compliance Officer, recently. The CCO should be appointed for a minimum fixed period of how many years? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज 3 साल। तो भाई आरबीआई ने बोला है कि सारे बैंक्स को अपना CCO, दैट इज चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, अपॉइंट करना है कम से कम कितने सालों के लिए, कम से कम 3 सालों के लिए। और उसके साथ एक और चीज क्या है कि जो भी पर्सन अपॉइंट होगा उनकी एज 55 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने 3 साल के लिए अपॉइंट क्यों करा है? बिकॉज वो चाहते हैं कि एटलीस्ट वो जो भी पर्सन अपॉइंट हो उनको टाइम मिले चीजों को सही करने के लिए, सारे कंप्लायंस को इन रूट लाने के लिए, इन स्ट्रीमलाइन करने के लिए। क्वेश्चन 35. विच बैंक हैज साइंड $15 मिलियन डील विद सुगुनु फूड्स टू सस्टेन रूरल लाइवलीहुड्स इन इंडिया ड्यूरिंग पैंडेमिक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानने से पहले ये जानिए कि एक सुगुनु फूड क्या है। तो भाई सुगुनु फूड इंडिया की बहुत बड़ी पोल्ट्री फर्म है जो इंडिया के रूरल इंडिया में मेजरली ऑपरेट करती है। कितने सालों से? तो देखो इनके फेसबुक पेज पे भी लिखा है कि ओवर 30 ईयर्स, 30 साल से ज्यादा होगा इनको। तो भाई इनका काम इतना अच्छा है, ये इतना ज्यादा रूरल डेवलपमेंट में सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के, कि इसके लिए एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ने इनको सपोर्ट करने की बात कही है। तो उस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है? उसका नाम है ADB, दैट इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। उन्होंने बोला है कि भाई वो 15 मिलियन का लोन देंगे इंडिया की पोल्ट्री एंटरप्राइज को। तो भाई ये इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट पोल्ट्री ब्रॉयलर एंटरप्राइज है और ये इंडिया के रूरल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करती है। और इस कंपनी का नाम क्या है? इसका नाम है सुगुनु फूड्स। Question 36. Name the social security scheme which was launched by Odisha government for sanitation workers. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज गरिमा। तो भाई ओडिशा गवर्नमेंट ने सैनिटाइजेशन वर्कर्स के लिए गरिमा स्कीम लॉन्च करी है, जिसमें वो इंश्योर करेंगे सेफ्टी और डिग्निटी सैनिटेशन वर्कर्स के लिए। इसके लिए टोटल उन्होंने 50 करोड़ का आउटले दिया है और टोटल 114 अर्बन लोकल बॉडीज, दैट इज ULB में ओडिशा की ये इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, अगर इसके साथ ही ओडिशा की बात करें तो भाई ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके गवर्नर का नाम है गणेशी लाल और इनके सीएम का नाम है नवीन पटनायक। Question 37. South India's first किसान ट्रेन was commenced from which state to New Delhi recently? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आंध्र प्रदेश। तो भाई इंडिया की सेकंड और साउथ इंडिया की पहली किसान ट्रेन है जो इनॉग्रेट हुई है आंध्र प्रदेश आनंदपुर से आदर्श नगर न्यू दिल्ली पे। तो भाई आनंदपुर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है एज फ्रूट बाउल ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब यहाँ का फ्रूट ग्रोथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे फ्रूट बहुत ज्यादा उगाया जा रहा है। वहीं हम अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो भाई आंध्र प्रदेश के गवर्नर का नाम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, चीफ मिनिस्टर है YSJ रेड्डी। और भाई अगर कैपिटल्स की बात करें तो इसके 2 कैपिटल्स हैं, एक कैपिटल है अमरावती और एक कैपिटल है हैदराबाद। तो ये इंडिया के बहुत कम स्टेट्स में से एक है जिसके 2 कैपिटल्स हैं। तो देखिए यहां तक हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस। अब आगे आ रहे हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसको मैं हमेशा नाम देता हूं डू इट योरसेल्फ क्वेश्चंस। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और हमारे आज के वीडियो का क्वेश्चन नंबर 38 ये है और क्वेश्चन नंबर 39 ये है। इन क्वेश्चन के आंसर आपको मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पोस्ट करके बताने हैं। उसी के साथ अगर इनके पीछे की जुड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कोई स्टैटिक पार्ट है या कोई करंट अफेयर है तो आपको वो भी उसके साथ ही मुझे डिस्प्ले करना है। और उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जहां मैं इस वीडियो की पूरी PDF फाइल अपलोड करने वाला हूं और उसी के साथ जहां आप इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में हमसे डिस्कस भी कर सकते हैं।